आदाब नाजरीन, मैं सबनाज और आप जुड़ गए हैं एबी न्यूज़ उर्दू के साथ। एबी न्यूज़ उर्दू की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है, जहां हम कुछ मौजूद शख्सियत से बातचीत करते हैं। और इसी कड़ी के तौर पर हमारी साथी रिफत नसीम ने आरजेडी लीडर अबू दुजाना से 2022 के बजट, सियासत में तशद्दुद, आरजेडी और कांग्रेस के ताल्लुकात जैसे अहम मुद्दों पर खुसूसी बातचीत की है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। मैं हूँ आपकी मेजबान रिफत नसीम और आप जुड़ चुके हैं एबी न्यूज़ उर्दू के साथ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए हम सीधे बात करेंगे अबू दुजाना जी से। आइए करते हैं अबू दुजाना जी के साथ चर्चा। सर, सबसे पहले हमारे उर्दू प्लेटफॉर्म पर एबी न्यूज़ उर्दू में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एबी न्यूज़ उर्दू चैनल आया है, उसके लिए मैं सारे जर्नलिस्ट और यहाँ के जो भी इसके वर्कर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उर्दू चैनल लॉन्च किया गया। सर, चूंकि कल ही बजट आया है, बजट पेश हुआ 2022 का, तो मैं समझती हूँ कि अभी सबसे अहम सवाल यही है, तो बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बजट जो आया है एक्चुअली ये पूरे आम हिंदुस्तानियों की समझ से परे है। कोई भी या हम लोगों को इस बजट की कॉपी लेके मनमोहन सिंह के पास जाना होगा कि समझने के लिए कि आखिर बजट है क्या, व्हाट इज द बजट। और बजट जो जिस तरह से इन्होंने अभी जो पेश किया, जो क्रिप्टो करेंसी के लिए जो वर्चुअल करेंसी आई है, उन्होंने पार्लियामेंट में लाने की कोशिश की थी, देखा कि हंगामा हो जाएगा उसको लीगलाइज करने के लिए, तो उन्होंने अब दूसरे तरीके से बजट में लाके लीगलाइज किया कि 30% हम टैक्सेशन लेंगे। ये कौन लोग है क्रिप्टो करेंसी में? ये क्रिप्टो करेंसी जितने ब्लैक मिलियनर्स हैं इंडिया के, जो टॉप मोस्ट हैं 1 to 10 में, वो उन लोगों का पैसा इन्वेस्ट है। अब वो पैसा को लाने के लिए इन्होंने ये इस तरह से लाया कि इन्होंने वर्चुअल करेंसी के लिए इन्होंने बजट में लाके और उन्होंने टैक्सेशन के नाम पर, इससे आम जनता जो गरीब गुरबे, जो मिडिल क्लास फैमिली या गरीब लेबर क्लास फैमिलीज है, उनके लिए तो कुछ नहीं मिला। जहां तक उन्हीं लोगों के लिए है जो कॉर्पोरेट बॉडी के लिए बजट आई है। कॉर्पोरेट जो है, जो हिंदुस्तान के 150 जो लोग हैं 1 to टॉप, जो देश को चला रहे हैं इंडस्ट्रीज, उन्हीं लोगों के लिए ये बजट है। बाकी जो 125 करोड़ की आबादी में 150 इंडस्ट्रीज को निकाल दीजिए, बाकी रेस्ट जो है रोड पर रहेंगे। लेकिन सर, आप तो इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन कहा गया है कि ये अमृत काल चल रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? ये आपको कहाँ से लग रहा है अमृत काल? ये एक भी आदमी, एक भी चार्टर अकाउंटेंट या खड़ा होकर किसी भी चार्टर अकाउंटेंट पूछे कि ये बजट क्या है। ये अमृत काल उन्हीं के लिए है, 150 लोगों के लिए, जो क्रिप्टो करेंसी के लिए वर्चुअल करेंसी जो लाया इन्होंने। अब इन्होंने आरबीआई को लाया है, तो यह 125 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, या उनसे पूछे कि कितने लोग ये क्रिप्टो करेंसी पे चलेंगे। इन्होंने ये इस तरह से लाया कि इन्होंने वर्चुअल करेंसी के लिए इन्होंने बजट में लाके और उन्होंने टैक्सेशन के नाम पर, इससे आम जनता जो गरीब गुरबे, जो मिडिल क्लास फैमिली या गरीब लेबर क्लास फैमिलीज है, उनके लिए तो कुछ नहीं मिला। जहाँ तक उन्हीं लोगों के लिए है जो कॉर्पोरेट बॉडी के लिए बजट आई है। कॉर्पोरेट जो है, जो हिंदुस्तान के 150 जो लोग हैं 1 to टॉप, जो देश को चला रहे हैं इंडस्ट्रीज, उन्हीं लोगों के लिए ये बजट है। बाकी जो 125 करोड़ की आबादी में 150 इंडस्ट्रीज को निकाल दीजिए, बाकी रेस्ट जो है रोड पर रहेंगे। लेकिन सर, आप तो इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन कहा गया है कि ये अमृत काल चल रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? ये आपको कहाँ से लग रहा है अमृत काल? ये एक भी आदमी, एक भी चार्टर अकाउंटेंट या खड़ा होकर किसी भी चार्टर अकाउंटेंट पूछे कि ये बजट क्या है। ये अमृत काल उन्हीं के लिए है, 150 लोगों के लिए, जो क्रिप्टो करेंसी के लिए वर्चुअल करेंसी जो लाया इन्होंने। अब इन्होंने आरबीआई को लाया है, तो यह 125 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, या उनसे पूछे कि कितने लोग ये क्रिप्टो करेंसी पे चलेंगे, या कितने लोग ये वर्चुअल करेंसी पे ये हिंदुस्तान के लोग रहेंगे। या वही है कि ये सीधी सीधी बात है कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ है, ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से ये जो बजट इस बार पेश हुआ है, उसमें आम लोगों के लिए कोई राहत नहीं है? कहीं पर से नजर आया आपको? आम लोगों के लिए बताइए कौन सा चीज उन्होंने दिया। और खासकर बिहार को तो इन्होंने ठेंगा दिखा दिया। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार को तो कुछ नहीं दिया। ज़्यादा इनको ये था कि इन्होंने स्पेशल
स्टेट का दर्जा देते, तो वो भी नहीं दिया। स्पेशल पैकेज देते वो भी नहीं दिया। बिहार को क्या दिया उन्होंने बताइए, कौन से सेक्टर में किया? इन्होंने जिस तरह से नौकरी के लिए से पहले उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी उन्होंने बजट में लाया कितना 50 या 60 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये जब वो दे नहीं सके 7 साल में, ये 1 साल में क्या दे रहे हैं? और जहाँ तक इन्होंने कहते हैं कि 25 ईयर्स की ये बजट है, एलोकेट कर रहे हैं, ये बजट ये भी ईयर्स का है। हालात के हिसाब से बजट बनता है देश का। ये कौन सा ये अमृत है, ये अब नहीं समझ में आ रहा है इनको। देश बिक, एक एक चीज़ बिक गई, देश की सारी चीज़ प्राइवेटाइज हो गई, और आप कह रहे हैं अमृत का बजट है। सर, मेरा दूसरा सवाल थोड़ा सियासत की तरफ है कि जिस तरह से कल कन्हैया कुमार पर लखनऊ में एसिड अटैक किया गया, इससे पहले भी हमारे देश में कटाक्ष हुए हैं, निशाना बनाया गया है, लेकिन अब जिस तरह से डायरेक्ट हिट किया, और आप कह रहे हैं अमृत का बजट है। सर, मेरा दूसरा सवाल थोड़ा सियासत की तरफ है कि जिस तरह से कल कन्हैया कुमार पर लखनऊ में एसिड अटैक किया गया, इससे पहले भी हमारे देश में कटाक्ष हुए हैं, निशाना बनाया गया है, लेकिन अब जिस तरह से डायरेक्ट हिट किया जा रहा है, और ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि इस हिट में जो इस स्कैम का जो शिकार हो रहे हैं वो युवा है, नौजवान इसका शिकार हो रहे हैं। कन्हैया पर एसिड अटैक करने वाले भी एक नौजवान है, फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा है वो। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और ये देश के लिए कितना खतरनाक है या सही है, क्या है आपके नजर में? देखिए, जो देश चलाने वाले लोग जिस तरह से अभी जिस तरह से उन्होंने जो पिछला जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद उससे बाद इलेक्शन हुई, उसके बाद अब यूपी में इलेक्शन, जिस तरह से वो इलेक्शन क्या करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं इलेक्शन? जब यही करवाना है तो इलेक्शन ही बंद कर दें, डायरेक्ट उन्होंने नॉमिनेट कर दें। ये आपके डेमोक्रेसी रह गई कहाँ? कोई आदमी अपनी हक की आवाज उठा नहीं सकता है, उठाता है सरकार के खिलाफ अपोजिशन इसीलिए रहता है ना भाई, कि जो सरकार में है उसके खिलाफ अपोजिशन वाले आवाज उठाते हैं, उनके जो भी गलत काम को उजागर किया जाता है, तो इसका मतलब है लेकिन सर, जब गलत कामों को उजागर किया जाता है तो देशद्रोही का ठप्पा लगाया जाता है। और अभी जो एसिड अटैक हुआ है जिस नौजवान ने किया, उसने भी रीजन यही बताया, वजह यही बताई है कि कन्हैया कुमार देश विरोध में भाषण देते हैं। देश विरोधी कौन है? ये जो लड़के बेचारे इनोसेंट, उनको नहीं ज्ञान है। ये जो ऊपर में बैठे हुए जो देश विरोधी जो सरकार चला रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं देशभक्त, उन्होंने बताइए कि देश की आज़ादी में उनका क्या था? उन्होंने कुछ तो किया नहीं। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके देश के जितने आज़ादी कराने वाले जितने फ्रीडम फाइटर को उन्होंने फांसी पर चढ़ाया, स्पाई का काम करते थे। और वो उन्हीं की बोली बोल लो, जो नए जवान है, नौजवान जो है, उन बेचारे को खुद इनोसेंट, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या है जो बोल रहे हैं, उस पर वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये साफ ये जाहिर हो रही है कि ये लोग ये अब डेमोक्रेसी की तरफ नहीं, ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं कि कोई भी आवाज उठाए उसकी आवाज को दाब दी जाए। सर, मेरा तीसरा सवाल बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है, और ऐसे हालात में आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो इस बार कांग्रेस को कोई सीट नहीं देगी, क्योंकि सीट कोई भगवान का प्रसाद नहीं होता है, अपने बल पर चुनाव लड़ने का कहा है। तो जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू का रिश्ता है, सभी जानते हैं उस खटपट को, क्या इसी तरह की बातें अब कांग्रेस और आरजेडी में भी है? देखिए, ऐसी बात है नहीं। देखिए, हम लोग जो ये अब डेमोक्रेसी की तरफ नहीं, ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं कि कोई भी आवाज उठाए उसकी आवाज को दाब दी जाए। सर, मेरा तीसरा सवाल बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है, और ऐसे हालात में आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो इस बार कांग्रेस को कोई सीट नहीं देगी, क्योंकि सीट कोई भगवान का प्रसाद नहीं होता है, अपने बल पर चुनाव लड़ने का कहा है। तो जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू का रिश्ता है, सभी जानते हैं उस खटपट को, क्या इसी तरह की बातें अब कांग्रेस और आरजेडी में भी है? देखिए, ऐसी बात है नहीं। देखिए, हम लोग जो जबकि यानी नेशनल लेवल पे जो होती है हमारी अलायंस से, जो उन्होंने, और हमारा जो स्टेट लेवल पे है, और ये भी जो एमएलसी है या जो भी इलेक्शन हो रहा है 2-3 सीट पे अभी जो हुई, तो उसमें हम लोग साफ कर दिया कि इसमें है कांग्रेस के साथ अभी कोई उचित नहीं था। अब इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। हमारे पास यहाँ पर बिहार में खासकर आरजेडी का जनाधार है, यहाँ पे इनकी हमारी पकड़ है, हमारे पास जनता हमारे साथ है, तो वहाँ पर अननेसेसरी वो सीट दे के
हराने से कोई फायदा नहीं है। हमें तो पहला मिशन है कि एनडीओ को यहाँ पर बिहार में 24 सीट पे 24 को हराना है। तो इस मिशन से हम लोगों ने 24 सीट पे लड़ रहे हैं और हमारा अलायंस तो है ही है, इसमें कोई फर्क है नहीं। मतलब इस बयान से आप कहना चाह रहे हैं कि अलायंस पर कोई असर नहीं हुआ है, बस सीट को महफूज रखने के लिए आप लोगों ने इस बार ऐसा फैसला लिया। ये सीट हमें बचाना है, 24 की 24 सीट जीतना है, इसीलिए हम लोगों ने 24 सीट पर लड़े हैं। और इन लोगों को फिर अगला इलेक्शन 2024 का होगा, हमारा साथ अलायंस रहेंगे। 2025 में हालात देखेंगे, उस हिसाब से फिर हम लोगों के होंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल 24 सीट पे हमारी पार्टी लड़ेगी और 24 सीट हमें जीतना है। हमारा मिशन, हमारी पार्टी का मिशन यही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का भी यही मिशन है कि 24 सीट किसी सूरत से जीतना और एनडीए को यहाँ से हराना। इस चर्चा का मेरा जो आखिरी सवाल है वो आपसे जुड़ा हुआ है। सर, आपका टिकट इस बार कटा है, इसके बाद आपकी क्या कदम होंगे? टिकट कटा तो नहीं, मैं हारा हूं। नहीं है तो अब अगली बार आप किस तरीके से तैयारी करके मैदान में उतरेंगे? सबसे बड़ी चीज है कि मुझे जबरदस्ती हराया गया, कटा नहीं बल्कि हराया गया, बाई फोर्सली हराया गया। अब वो समय आ रहा है, आप समय का इंतजार कीजिए कि कौन जीता कौन हारा, यह समय बताएगा। आप समय पर छोड़ना चाहते हैं इस मुद्दे को? समय बहुत जल्द आ रहा है, वो ज्यादा दिन नहीं, मैक्सिमम 2 से 4 महीना, 4 महीना या मैक्सिमम जाएगा 4 महीने में आप लोगों को खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा मीडिया के थ्रू कि कौन जीता कौन है। माफ कर दिया है कि वो इस बार कांग्रेस को कोई सीट नहीं देगी, क्योंकि सीट कोई भगवान का प्रसाद नहीं होता है, अपने बल पर चुनाव लड़ने का कहा है। तो जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू का रिश्ता है, सभी जानते हैं उस खटपट को, क्या इसी तरह की बातें अब कांग्रेस और आरजेडी में भी हैं? देखिए, ऐसी बात है नहीं। देखिए, हम लोग जो जबकि यानी नेशनल लेवल पे जो होती है हमारी अलायंस है, जो उन्होंने, और हमारा जो स्टेट लेवल पे है, और ये भी जो एमएलसी है या जो भी इलेक्शन हो रहा है 2-3 सीट पे अभी जो हुई, तो उसमें हम लोग साफ कह दिया कि इसमें कांग्रेस के साथ अभी कोई उचित नहीं था। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। हमारे पास यहाँ पर बिहार में खासकर आरजेडी का जनाधार है, यहाँ पे इनकी हमारी पकड़ है, हमारे पास जनता हमारे साथ है। तो वहाँ पर अननेसेसरी वो सीट दे के हराने से कोई फायदा नहीं है। हमें तो पहला मिशन है कि एनडीए को यहाँ पर बिहार में 24 सीट पे 24 को हराना है। तो इस मिशन से हम लोगों ने 24 सीट पे लड़ रहे हैं और हमारा अलायंस तो है ही है, इसमें कोई फर्क है नहीं। मतलब इस बयान से आप कहना चाह रहे हैं कि अलायंस पर कोई असर नहीं हुआ है, बस सीट को महफूज रखने के लिए आप लोगों ने इस बार ऐसा फैसला लिया? ये सीट हमें बचाना है, 24 की 24 सीट जीतना है, इसीलिए हम लोगों ने 24 सीट पर लड़े हैं। और इन लोगों को फिर अगला इलेक्शन 2024 का होगा, हमारा साथ अलायंस रहेंगे। 2025 में हालात देखेंगे, उस हिसाब से फिर हम लोगों के होंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल 24 सीट पे हमारी पार्टी लड़ेगी और 24 सीट हमें जीतना है। हमारा मिशन, हमारी पार्टी का मिशन यही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का भी यही मिशन है कि 24 सीट किसी सूरत से जीतना और एनडीए को यहाँ से हराना। अगली बार आप किस तरीके से तैयारी करके मैदान में उतरेंगे? सबसे बड़ी चीज है कि मुझे जबरदस्ती हराया गया, कटा नहीं बल्कि हराया गया, बाई फोर्सली हराया गया। अब वो समय आ रहा है, आप समय का इंतजार कीजिए कि कौन जीता कौन हारा, यह समय बताएगा। आप समय पर छोड़ना चाहते हैं इस मुद्दे को? समय बहुत जल्द आ रहा है, वो ज्यादा दिन नहीं, मैक्सिमम 2 से 4 महीना, 4 महीना या मैक्सिमम जाएगा 4 महीने में आप लोगों को खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा मीडिया के थ्रू कि कौन जीता कौन है। ये थे अबू दुजाना जी हमारे साथ, और हमने 2-3 मुद्दों पर इनके साथ चर्चा की। इन्होंने बहुत ही खुलकर और बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात को हमारे सामने रखा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को भी हमारे सवाल और सर के जवाब पसंद आए होंगे। इसी के साथ हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। आदाब नाजरीन।